हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग फेज। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो मेटल और नॉन मेटल के लिए सबसे पहले हमें इसकी प्रॉपर्टी जानना होगा कि मेटल होता क्या है, नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता क्या है। वैसे एक और हमारा होता है यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल को छोड़ के इसको लेकर एक और हमारा मेटल होता है जिसको हम कहते हैं मेटलॉइड। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा मेटल और नॉन मेटल। चलिए, हमारा है मेटल के बारे में हम जान लेते हैं कि मेटल होता क्या है। तो मेटल जो होता है ये हमारा, इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये बहुत ही चमकदार तत्व होता है, एलिमेंट होता है। ठीक है, ये जो मेटल होता है हमारा, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में रहता है और इसको ये जो बहुत ही हार्ड होता है मेटल। और उसके बाद जो हम कहते थे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसको हम हिंदी में क्वथनांक बिंदु भी कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम हिंदी में गलनांक बिंदु कहते हैं, ये दोनों ही मेटल के हमारे बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, और ये जो मेटल होता है ये हमारा गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, ऊष्मा का सुचालक होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये मेटल क्या होता है हमारा, ऊष्मा का सुचालक होता है। हीट होता है, जैसे इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ईजिली इसमें फ़्लो करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये हमारा एक ऐसा एलिमेंट है मेटल, जो कि हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हमारा जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, इतना हम देख लेते हैं। और बाकी के और भी सारे इसकी प्रॉपर्टी हैं वो हम देखते हैं। नॉन मेटल में इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे हमने मेटल में बोला कि इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसका उतना हाई नहीं रहता। ये गुड कंडक्टर होता है और ये गुड कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, ये बैड कंडक्टर होता है। तो चलिए हम इसके और भी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने रखा हुआ है, तो आप देख के ईजिली इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा मेटल का फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये ऊष्मा का और हमारे ये विद्युत का जो है बहुत ही अच्छा सुचालक होता है हमारा जो मेटल होता है। नॉन मेटल में हम देख लेते हैं कि नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल हमारा जो होता है वो जो ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, इसमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी हमारा फ्लो नहीं कर पाएगा नॉन मेटल। अभी मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगी। सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए कि मेटल और नॉन मेटल होता क्या है, देन उसके बाद हम आगे का देखेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाता है मेटल आर मेलेबल, दैट इज़ दे कैन बी बिटेन इनटू शीट। और इसी में नॉन मेटल में होता है कि नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल। मेलेबल क्या होता है कि जैसे हमारा कोई मेटल है, उसको हम जो है पीट पीट के एक शीट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा मेलेबल है। ठीक है, जैसे दिया ना कि दे कैन बी बिटन इनटू शीट, तो उसको हम पीट के एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हमारा मेलेबल होता है। मेलेबल होता है, जो कि मेटल में रहता है। नॉन मेटल में ऐसा कोई भी गुण, ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक है, नॉन मेटल में। तो मेटल जो है हमारा, मेटल्स आर डक्टाइल्स, दैट इज़ दे कैन बी ड्रॉ इनटू वायर। सेम जैसे हमने ऊपर बताया कि ये मेलेबल होता है, ऐसे ही ये डक्टाइल होता है। अच्छा, मेलेबल का हिंदी होता है आघातवर्धता। ठीक है, और डक्टाइल का हिंदी क्या होता है कि तन्यता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया कि मेटल आर डक्टिलिटी, दैट इज़ दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो मेटल होता है उसको हम जो है पीट के एक वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कोई मेटल हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कोई मेटल है, इसको हम ले लेते हैं। इसको हम पीट पीट के इसको हम वायर थिन वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेटल में गुण मिलता है, नॉन मेटल में ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें मेटल और सोनोरस, मतलब यहाँ पे ये साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसमें ये नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल का जस्ट अपोजिट हमारा नॉन मेटल होता है। ठीक है, इसकी जो है हाई डेंसिटी होती है मेटल की। ठीक है, मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ये है। ठीक है, और उसके बाद इसका टेंसिल स्ट्रेंथ ड्यू टू हाई अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है कि हाँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही हाई अट्रैक्शन होता है। और उसमें क्या होता है कि लो अट्रैक्शन, इसमें जो हमारा नॉन मेटल होता है, इसमें इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही लो अट्रैक्शन रहता है। ठीक है,
यहाँ पे हम और बाकी के आपके यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि हिंदी में है, ठीक है। तो आप यहाँ से हिंदी के भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो उनके लिए मैंने हिंदी में भी लगाया है, ठीक है। तो वो अपना हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो और हम देख लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का क्या है। मेटल और नॉन मेटल में हमने सबसे पहले जो है पढ़ लिया इनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, कि ये बहुत ही मेटल बहुत ही चमकदार होते हैं, ठोस अवस्था में हमें मिलते हैं और बहुत ही हार्ड होते कठोर होते हैं, ठीक है। और इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक बिंदु हाई होता है और गलनांक बिंदु जो है वो भी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट। और ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि मेटल जो है वो डक्टिलिटी इसकी अच्छी होती है, ठीक है। तार के रूप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा आघात वर्धता भी अच्छा होता है, जिसको कि हम एक सीट के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन मेटल में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो कि इसमें प्रॉपर्टी मिलती है उसमें नहीं मिलती, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि हमारा जो होता है यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और हमारा होता है मेटलॉइड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। और यहाँ पे एक हमारा होता है मेटलॉइड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं मेटलॉइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मेटल में जो भी गुण जो भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा जो होता है वो मेटलॉइड होता है, ठीक है। वो हमारा मेटलॉइड होता है। मतलब कि इस मेटलॉइड में हमारा मेटल के भी कुछ गुण मिलते हैं और नॉन मेटल के भी कुछ गुण मिलते हैं, इसलिए हम इसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इसको हम मेटलॉइड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, मतलब इतना ही आपके एग्जाम में पूछता है और इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। आपके एग्ज़ाम के लिए यही इंपॉर्टेंट, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटलॉइड आप समझ गए होंगे कि जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, वो हमारा मेटलॉइड होता है, ठीक है। तो हम चलिए आगे चलते हैं, अपना देख लेते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देख लीजिए मेटल और नॉन मेटल में मेटलॉइड मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैंने मेटल भी आपको बताया, मेटलॉइड बता दिया और नॉन मेटल बता दिया। और इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेटल के एग्जांपल है गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। यहाँ पे मेटलॉइड हमारा जिसमें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण मिलते हैं, दोनों के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल हो गया बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। और उसके बाद पॉलिनम। और यहाँ पे नॉन मेटल में हमारा हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, नियॉन। तो आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि हमारा इसमें जो मेटलॉइड का गुण है और नॉन मेटलॉइड का गुण है, हम एग्जांपल से भी इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए आपके लिए कुछ समझने के लिए यहाँ पे पिक्चर्स डाले हुए हैं। मेटल में क्या होता है, जैसे मेटल में हमारा लेड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, डायमंड। नॉन मेटल में हमारा डायमंड हो गया, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। ये सल्फ़र आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, जो हम अभी आगे देखेंगे। सल्फ़र, तो आप सल्फ़र याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे आपके लिए कुछ मैंने क्वेश्चन रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ किसका अयस्क है, तो ये हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त हवा की उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखी हूँ। तो सल्फाइड ore are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as, ठीक है। तो इसको हम रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टिंग। कि हम जब सल्फाइड के अयस्क को हवा की उपस्थिति में जो गर्म करते हैं, गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जब ये चेंज कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में आपकी भूपर्पटी में पाया जाता है। भूपर्पटी मतलब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये आपका यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारा कहलाता है, ठीक है, इसमें भूपर्पटी में, ठीक है, ये भूपर्पटी में। तो इसमें हमारा कौन सा जो है एलिमेंट, कौन सा जो तत्व पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो हमारा होता है एल्यूमिनियम, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा सेकेंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण एक पतली परत के साथ कोटिंग करके स्टील और लोहे को जंग से बचाने का एक तरीका है। यह परत किसकी होती है? तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे कि आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से हो गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा है कि गैल्वेनीकरण एक पतली परत के साथ कोटिंग करके स्टील और लोहे को जंग से बचाने का तरीका है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा गया है कि जो लोहे या स्टील को हमें जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो इसका यही है आंसर, इसका हो जाता है गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया और दूसरा हम देख लेते हैं कि गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर, ठीक है, थिन लेयर। तो हम यहाँ से इसका हो जाता है जिंक का, तो हम यहाँ पे जिंक का जो है लेयर हम लोहे या स्टील पे करते हैं जिससे कि इसमें जंग नहीं लगता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा। चलिए इतना क्वेश्चन है, बाकी के और क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊँगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले हमने मेटल देखा, नॉन मेटल देखा, मेटलॉइड देखा, उसके बाद जो है इनके प्रॉपर्टीज़ वगैरह और इनके एग्जांपल देखे, फिर कुछ क्वेश्चन किए। तो इसमें से कुछ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मेटल होता है, जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेटल का, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया मेटल, ठीक है, मेटल, और यहाँ पे मैंने ले लिया नॉन मेटल, ठीक है, ये हमारा हो गया, यहाँ पे मैं नॉन मेटल लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये हमारा जो मेटल है और ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो हमारा जो मेटल है इस पे क्या होता है कि सकारात्मक आवेश होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा। तो ये जो हमारा मेटल है इस पे क्या हो जाता है, इस पे प्लस चार्ज होता है, और ये जो नॉन मेटल है इस पे हमारा ये नकारात्मक होता है, ठीक है, नकारात्मक आवेश होता है, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, इनको हम बोलते हैं कैटायन, ठीक है, कैटायन, ठीक है। और ये जो हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये हमारे नेगेटिव जो चार्ज होते हैं इनको हम बोलते हैं अनायन, एनायन, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, सकारात्मक आवेश होता है, और ये हमारा जो नेगेटिव चार्ज होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि मेटल और पे कौन से चार्ज होते हैं और उसे क्या बोलते हैं, या नॉन मेटल पे कौन से चार्ज होते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल मैं कुछ आपको दे रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दे रही हूँ, और फिर देखिए इसका एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। तो इसमें हम जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेती हूँ, हमारा जो टेबल सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट हमारा जिसको हम नमक कहते हैं, जो हमारे घर में यूज़ होता है, उसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है, NaCl। तो जो ये हमारा Na है, ठीक है, सोडियम, ठीक है, इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, ये जो हमारा Na है इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, और ये जो Cl क्लोरीन है, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इसको हम ये हमारा जो सोडियम है ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था कैटायन, और ये हमारा जो था अनायन, ठीक है। तो ये हमारा मेटल हो जाता है, जो सोडियम है ये हमारा मेटल है, और ये हमारा जो है क्लोरीन है ये हमारा मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल ये हो गए हैं, जिसको नमक NaCl जो कि हमारे घर में मिलता है, नमक टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, जो कि समुद्र से मिलता है आपके वेपराइजेशन के थ्रू, ठीक है। और चलिए तो हम आगे देखते हैं कि क्या है। अच्छा, इसके पहले मैं आगे बताऊं, इसके पहले एक और एग्जांपल, कुछ और चीज़ें मैं बता दूं, ये भी आपके एग्ज़ाम के थ्रू एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि जो मेटल होता है, मेटल का अगर हम नॉन मेटल के साथ जो है, मेटल का नॉन मेटल के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा भी है कि मेटल का हम नॉन मेटल के साथ, ठीक है, नॉन मेटल के साथ हम अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा। और एक और पूछा था एग्ज़ाम में आपके कि हम जब नॉन मेटल का, ठीक है, नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ में, नॉन मेटल के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तब हमको क्या मिलता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि जब हम
जब हम जो है मेटल के साथ नॉन मेटल का हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ से आयनिक बॉन्ड मिल जाता है। ठीक है, क्या मिलता है? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और सेम ऐसे ही जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हमें कोवैलेंट बॉन्ड मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? कोवैलेंट, को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हमें मेटल का नॉन मेटल के साथ हमने जब कराया तो हमें आयनिक बॉन्ड मिल जाएगा, और जब हम नॉन मेटल के साथ में कराते हैं तो हमें कोवैलेंट बॉन्ड मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए इतना आपको क्लियर हो गया, हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पे हम देख लेते हैं, और भी क्वेश्चंस है जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। चलिए, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि जैसे ये तो आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, जो कि पूछा है कि विच मेटल हैज़ हाईएस्ट मेलेबिलिटी। ठीक है, आघातवर्धता, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आघातवर्धता क्या होता है कि जिसको हम जो है पीट के एक शीट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारा मेलेबिलिटी होता है, आघातवर्धता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देता है कि जो है विच metal has highest malleability। ठीक है, आघातवर्धता। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, कि विच मेटल हैज़ हाईएस्ट मेलेबिलिटी, मतलब कि कौन सी धातु है कौन सी धातु की आघातवर्धता सबसे ज़्यादा होती है, कि जिसको हम सबसे अच्छे से पीट के शीट के रूप में, पतले थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका आंसर हमारा हो जाता है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड आपका एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा धातु है जिसको हम पीट के शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही ऐसा एलिमेंट है गोल्ड हमारा। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन देता है यहाँ पे कि जैसे हमने पूछा था कि हाईएस्ट मेलेबिलिटी, सेम ऐसे ही आपके मेलेबिलिटी की जगह जो है दे देता है कि हाईएस्ट डक्टाइल एलिमेंट। डक्टाइल मतलब सबसे ज़्यादा जो उच्च तन्यता वाला एलिमेंट तत्व कौन सा है? हाईएस्ट डक्टाइल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाईएस्ट डक्टाइल क्या होता है। ठीक है, हाईएस्ट डक्टाइल या डक्टिलिटी। ठीक है, हाईएस्ट डक्टिलिटी कौन सा है? ठीक है, तो उसका भी आंसर हमारा गोल्ड हो जाएगा। तो गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ही हाईएस्ट मेलेबिलिटी भी है, आघातवर्धता भी है, और बहुत ही हाईएस्ट जो हमारा डक्टाइल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे उच्च तन्यता वाला तत्व है, एलिमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा। चलें, और क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको, जैसे यहाँ पे जैसे आपको एक क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम में पूछा था कि हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, जो कि सबसे मतलब बहुत ही फास्ट या बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करता है। ठीक है, रिएक्टिव होता है कि किसी भी एलिमेंट्स के साथ में। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में ऐसे आपको पूछा था कि हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सॉरी मेटल। ठीक है, यहाँ पे आपका पूछा था क्वेश्चन में कि हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है। ठीक है, धातु जिसकी सक्रियशीलता सबसे ज़्यादा होती है, ऐसा कौन सा तत्व या एलिमेंट है। ठीक है, तो ऐसे दो आपके जो एलिमेंट हैं जो कि हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो कि हवा में रखने पे ही हवा के संपर्क में जैसे ही वो आते हैं वो जल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है कौन सा होता है, एक पोटेशियम होता है। ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है सोडियम। ठीक है, ये ऐसे हमारे दो एलिमेंट हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा
हाँ रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसे ही ये दोनों एलिमेंट जो है हवा के संपर्क में भी आते हैं ना, वो जल जाते हैं। इसलिए ना इन दोनों एलिमेंट को जो है केरोसिन ऑयल में हम रखते हैं, ठीक है, केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, क्योंकि जैसे ये हवा के संपर्क में आएगा वो जल जाएगा, इसलिए जो है इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं केरोसिन ऑयल। क्या हो जाता है, किस में हम रखते हैं इसको, ये आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं कि जो है जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसको कहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, केरोसिन ऑयल में, ठीक है। तो इसको याद करके रखिएगा कि हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हमारा पोटेशियम है और सोडियम है, जिसको कि हम केरोसिन ऑयल में हम डाल के रखते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया था कि जो हमारा कौन सी धातु है जिस पे जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो जंग के बारे में मैं जंग जो हो जाता है, रस्टिंग जो हमारा लगता है, तो उससे एक दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो मैं उसका भी बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारा देता है कि कौन सी ऐसी धातु या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिस पे जंग नहीं लगता, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिस पे कि जंग नहीं लगता। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे एल्यूमिनियम का और जंग कैसे लगता है। पहले ये देखिए कि जब हमारा जो एलिमेंट है, हमारा जो तत्व है, वो हवा और नमी के संपर्क में आता है, तब उस पर जो है जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो एल्यूमिनियम है, तो अगर हमारा एल्यूमिनियम जो है वो O2 के संपर्क में आ रहा है, ठीक है, तो वो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Al2 और O3 बनाता है, ठीक है। ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हमारा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एल्यूमिनियम है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जब हमारा एयर के संपर्क में आता है तो ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये जो हमारा एयर है, ये ना इस पे एल्यूमिनियम पे एक ऐसा लेयर, सुरक्षा कवच के जैसा चढ़ जाता है, जो कि इसको रस्टिंग होने से, जंग लगने से बचाता है। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे कि जंग नहीं लगता है, ठीक है। और चलिए आगे देख लेते हैं हमारा। चलो मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर दे रही हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा जो है एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे मेटल नॉन मेटल में है, जो कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, चाहे सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, और केवीएस, इन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है इम्पॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा। सबसे रिएक्टिव सीरीज़, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिएक्टिव सीरीज़। ये हमारा हो जाता है रिएक्टिव सीरीज़। तो रिएक्टिव सीरीज़ में, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पोटेशियम, पी से यहाँ पे हो जाता है पोटेशियम, यहाँ पे पी से पोटेशियम, यस से यहाँ पे हो जाएगा आपका सोडियम, ठीक है, सोडियम, और यहाँ पे हो जाएगा सी से हो जाता है कैल्शियम। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, कैल्शियम। और उसके बाद हमारा हो जाता है एम से हो जाता है हमारा मैग्नीशियम, एम से हो जाता है मैग्नीशियम। फिर हमारा ए से हो जाता है यहाँ पे एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम हो जाएगा। फिर हमारा जेड से हो जाता है हमारा जिंक, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे जेड से हो जाता है जिंक, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आई से हो जाता है आयरन, आई से हो जाता है आयरन। फिर हमारा हो जाता है एल से हो जाता है हमारा लेड, मिनट, ठीक है, एल से हो जाता है लेड हमारा, ठीक है, एल से लेड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हाइड्रोजन, एच से हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके बाद सी से कॉपर, CO से कॉपर हो जाता है। और उसके बाद मरकरी हो जाता है हमारा
कॉपर हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सिल्वर, AU, ठीक है, सिल्वर, और हमारा हो जाता है गोल्ड, ठीक है। ये हमारे जो है रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारे क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इसको आपको सीरीज है, सॉरी रिएक्टिव सीरीज है, तो इसको आपको याद करना होगा और इन्हीं सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और उसके बाद हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर कॉपर, सिलिकॉन, सिल्वर, फिर गोल्ड, ठीक है। हाँ, यही आपको याद करना होगा। जैसे यहाँ पे एक इसका होता है कि याद करने का, आपके पास वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आप जैसे भी आपको याद करना है इसको बना के याद कर सकते हैं। पर एक तरीका मैं बता रही हूँ कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, ठीक है, अ जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, ठीक है। तो ऐसे जो है आप इसको लर्न कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, ठीक है। तो ये रिएक्टिव सीरीज़ याद करना है। और रिएक्टिव सीरीज़ में आप एक चीज़ देख लीजिए कि इसके बाद जो है यहाँ से फिर ये नीचे आएगा, ठीक है, जेड के बाद जो है हमारा जिंक के बाद हमारा आयरन है, तो ठीक है, ये जगह नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जैसे जैसे हम रिएक्टिव सीरीज़ में हम ऊपर जाते हैं नीचे से, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा उसका जो है जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हमें एलिमेंट मिलता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा, अगर हम बोले कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, तो हमारा पोटेशियम हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। और लीस्ट अगर रिएक्टिव एलिमेंट हम बोलें तो ये हमारा हो जाता है गोल्ड, ठीक है, ये हमारा हो जाता है गोल्ड। तो अब समझ गए होंगे कि जैसे आपसे कोई भी पूछ लिया कि सोडियम क्या है, तो ये भी हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। पोटेशियम क्या है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम सिल्वर का देख लेते हैं, तो सिल्वर में भी हमारा ये लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो फिलहाल तो आपको ऐसे क्वेश्चन ही पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं आपको बताऊंगी, पर ये आपको याद रखना है, इनके एक सीक्वेंस में याद करना है। और उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते जाते हैं, ठीक है। नीचे वाले जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ, फिर मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से चलिए मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन लेके बता देती हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक हम ले लेते हैं नोट करके, नोट करके हम यहाँ पे एक ले लेते हैं कि इसमें इट इज़ अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस्ड द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, नोट करके जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लीजिएगा कि इस अभिक्रिया में ज़्यादा क्रियाशील जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो जो है कम जो क्रियाशील तत्वों को हटा सकते हैं। मतलब मैं अभी आपको बताऊंगी कि जो जो हमने देखा था, जो हमारा हो जाता है पोटेशियम हो जाता है, पोटेशियम हमारा जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो जाता है, और नीचे हमारा जो गोल्ड होता है वो लीस्ट रहता है। तो हम ये इम्पॉर्टेंट है, इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो हाईएस्ट जो ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो नीचे वाले एलिमेंट को हटा सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाले जो कि लीस्ट हमारे रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो ऊपर वाले को जो कि उनसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो उसको नहीं हटा सकते हैं। समझाएं कि जैसे हमारा जो है पोटेशियम है वो गोल्ड को हटा तो सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जो गोल्ड है वो पोटेशियम को नहीं कर सकता है, ठीक है। तो चलिए इससे हम एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द, इसमें से मैं दूंगी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेस्ड बाई एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय द एल्यूमिनियम, ना। तो इसमें क्या दिया है कि, और इसके आपके ऑप्शन यहाँ पे दे दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे Mg दे दिया, सेकेंड ऑप्शन आपका दे दिया है Ca, ठीक है, कैल्शियम, और हमारा तीसरा हम रख लेते हैं जैसे सोडियम रख लिया, और चौथा ऑप्शन हम रख लेते हैं जैसे जिंक, ठीक है।
तो हमारा जो एल्युमिनियम होता है, ठीक है, एल्युमिनियम कब आता है हमारा, जैसे यहाँ पे मैं लिख के बता दे रही हूँ, पहले पोटेशियम रहता है, ठीक है, फिर हमारा हो जाता है सोडियम, फिर हमारा हो जाता है कैल्शियम, फिर हमारा हो जाता है मैग्नीज़, ठीक है, मैग्नीज़, फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जिंक, फिर आयरन, ठीक है, आयरन, और उसके बाद जो है यहाँ से हमारा लेड हो जाता है, यहाँ से लेड हो जाएगा, उसके बाद जो है हमारा हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है, फिर कॉपर हो जाता है हमारा, ठीक है, और उसके बाद मरकरी हो जाता है, ठीक है, इतने में हो जाएगा, और एक दो है जो कि आप देख लीजिएगा। तो चलिए, एल्युमिनियम कहाँ है, एल्युमिनियम हमारा यहाँ पे है। तो मैंने बताया था कि जो हमारा एल्युमिनियम है, मतलब जो भी एलिमेंट है, वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है और नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, और जो है नीचे वाले से डिस्प्लेस्ड नहीं हो सकता है, ऊपर वाले से डिस्प्लेस्ड हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय एल्युमिनियम, मतलब कौन सा इसमें से एलिमेंट है जो कि एल्युमिनियम से डिस्प्लेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एल्युमिनियम हमारा यहाँ पे है, तो उससे नीचे, उससे यहाँ पे मैग्नीशियम देख लेते हैं, मैग्नीशियम उससे ऊपर है, ठीक है, तो ये डिस्प्लेस नहीं होगा। फिर यहाँ से ये हमारा हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम हो गया, फिर यहाँ से सोडियम हो गया, ये भी हमारा यहाँ पे है, ठीक है, सोडियम, और उसके बाद हमारा इसका जो है सोडियम को हम Na से लिखते हैं ना, तो वही चीज़ है, तो इसको इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सोडियम मैंने यहाँ S से लिखा है, लेकिन सोडियम को हमारे केमिस्ट्री में जो है Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा सोडियम, जो कि इससे ये हो जाएगा, लेकिन हमारा जो ये जिंक है, जिंक हमारा कहाँ पे हो जाएगा, एल्युमिनियम से नीचे रहता है, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जिंक, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा तत्व है जो कि Ca को हटा नहीं सकता, Ca को हटा नहीं सकता, तो उसमें आप देख लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देख लेते हैं, पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, फिर कैल्शियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर हमारा जिंक रहता है, फिर हमारा आयरन रहता है, ठीक है, आयरन रहता है, फिर लेड रहता है, उसके बाद जो है हाइड्रोजन हो जाता है, और उसके बाद जो है हमारा कॉपर हो जाता है, और उसके बाद जो है हमारा मरकरी हो जाता है, ठीक है, मरकरी जिसको Hg से लिखते हैं, मरकरी हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि Ca, ठीक है, ठीक है, कौन जो है हमारा यहाँ पे इसमें क्वेश्चन इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय द कैल्शियम, तो हमारा ये जो कैल्शियम है वो किस डिस्प्लेस्ड नहीं हो सकता, कौन सा तत्व है जो कि कैल्शियम को हटा नहीं सकता है। तो हमारा कैल्शियम कहाँ पे है, हम देख सकते हैं, हमारा जो कैल्शियम है ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो ये कैल्शियम है, तो इसको मैंने क्या बोला कि जो ऊपर वाले जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो नीचे वाले को हटा सकते हैं, तो ये दोनों तो कैल्शियम को हटा सकता है, पर नीचे से जो भी हमारे कुछ भी देंगे वो कैल्शियम को नहीं हटा सकता, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन दिया रहे नीचे से, तो वो उसमें से वो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, हम कुछ और देख लेते हैं, यहाँ से मैं इरेज और कर दे रही हूँ आपको। ये आई होप कि आपको रिएक्टिव सीरीज समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को और आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, जब हम मेटल को एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कि मेटल को एसिड के साथ में, ठीक है, अम्ल के साथ में जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ले लेते हैं, कोई एग्जांपल में हम ले लेते हैं जिंक ले लेते हैं, तो हमने जिंक ले लिया, जिंक को जो कि हमारा मेटल है इसको हम एसिड में हम HCl ले लेते हैं, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एसिड एलिमेंट है, ठीक है, एसिडिक एलिमेंट है, हमारा HCl ले लिया हो गया। तो इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि यहाँ पे ZnCl2 प्लस, यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रही हूँ H2। तो हम इसको एज अ रिज़ल्ट याद करके बोल सकते हैं कि हमें जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो एज अ रिज़ल्ट हम याद कर सकते हैं कि जब भी हम धातु को हम अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, रिएक्शन होता है धातु का अम्ल के साथ में, तो जो भी मिले पर उसके साथ हाइड्रोजन हमें ज़रूर मिलता है, ठीक है।
हाइड्रोजन हमें उसके साथ हाइड्रोजन मुक्त होता है, ठीक है, जो कि हमारा कलरलेस है। हाइड्रोजन का क्या होता है कि कलरलेस होता है, सुगंधहीन, ठीक है, रंगहीन, सुगंधहीन होता है। और ये जो है हाइड्रोजन जो है वो बर्न होने पे पॉप साउंड की आवाज़ देता है। ये भी आपके क्वेश्चन में इसमें एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा गैस है जो कि बर्न होने पे, जलने पे पॉप साउंड की आवाज़ देता है, तो वो हो जाता है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारा ये एक एक रिज़ल्ट आप ये याद रखिएगा, बाकी के सारे आपके तो हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। तो एक आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पॉइंट छूटा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कि एक चीज़ आपने सुना होगा कि हम एक्वारिजिया के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक्वारिजिया। यहाँ पे जैसे आपको आपके घर पे कभी न कभी कोई आया होगा, तो बोलते होंगे ना कि जैसे कि आप अपना गोल्ड दे दीजिए तो मैं इसको साफ़ करके दे दूँगा, तो वो एक्वारिजिया होता है जिसमें वो गोल्ड को साफ़ करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात कि जो एक्वारिजिया होता है वो हमारा बनता है, किससे बनता है? HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और प्लस किससे बनता है? नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है। और ये 3:1 में हमेशा रहता है, ठीक है, जो कि इसमें ये जो HCl है ये मैक्सिमम अमाउंट रहता है, इसमें ये लेस अमाउंट में रहता है, ठीक है। जो एक्वारिजिया होता है जिसमें कि एक्वारिजिया में HCl मिला होता है और HNO3 होता है। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है और HNO3 जो होता है हमारा नाइट्रिक एसिड हो जाता है। तो HCl इसमें ज़्यादा अमाउंट में रहता है और HNO3 कम अमाउंट में, 3:1 के अमाउंट में ये रहता है, ठीक है। तो एक्वारिजिया होता है जिसमें कि हम गोल्ड को जब भी डालते हैं वो गोल्ड तो साफ़ हो जाता है, पर उसका जो है कुछ पार्ट जो है उसी एक्वारिजिया में रह जाता है गोल्ड का। तो जो है इससे जो हम आते हैं साफ़ करने के लिए गोल्ड घर पे, तो वो जो है उनको फ़ायदा होता है, कुछ गोल्ड जो है वो ऐसे ही चुरा लेते हैं, जो कि किसी को पता तक नहीं चलता, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि एक्वारिजिया या फिर ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको मिलाने से 3:1 के फॉर्म में मिलाने से हमें एक्वारिजिया मिलता है। तो वो हमारा हो जाएगा HCl या HNO3, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि HCl और HNO3 को मिलाने पे क्या बनता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये याद रखिएगा, एक्वारिजिया जो होता है वो HCl और HNO3 से मिलता है, जो कि 3:1 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। जिसको हिंदी में हम एक्वारिजिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि ये शाही पानी है, ठीक है, शाही पानी, हिंदी में इसको यही बोलते हैं, शाही पानी। चलिए, तो आपका सारा टॉपिक हो गया है हमारे मेटल और नॉन मेटल से। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स चलिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। चलिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच।